अ वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों। तो वेलकम है आपका हमारे चैनल न्यू लाइट प्रयास पर। जैसा कि आज हम यहाँ पर आए हैं आपका पेपर डिस्कस करने टेस्ट 9 फाउंडेशन क्लासेस का। आप ऑलरेडी पेपर बहुत अच्छे से दे चुके होंगे, आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। तो चलो अब हम क्या करते हैं, उस पेपर को डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो जैसे कि हमारे रिस्पेक्टेड सिंह सर का मिशन है, अब पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का भी अधिकार सबको। तो बेटा अब सब पढ़ेंगे और सब डॉक्टर बनेंगे। सब लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, टेंशन फ्री रहिए, कूल माइंडेड रहिए। चलो तो देखते हैं हमारे पेपर में पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर क्या था। 11th फाउंडेशन टेस्ट 9 बायोलॉजी, डेट 27 अक्टूबर 2024, जो आप अपना पेपर दे चुके हैं। ठीक है ना, चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एरोमेटिक अमीनो एसिड। आपने अमीनो एसिड पढ़े होंगे बेटा, उसमें आपने देखा होगा एसिडिक भी होते हैं, बेसिक भी होते हैं और एरोमेटिक भी होते हैं। इसमें इन्होंने पूछा है कि एरोमेटिक अमीनो एसिड बता दो कौन कौन है। तो देखते हैं, ट्रिप्टोफैन, हाँ बेटा ये तो एरोमेटिक है, वेरी गुड। ट्रायोसिन ये भी एरोमेटिक है। फिनाइलएलानिन ये भी एरोमेटिक है। हिस्टिडीन, अरे नहीं नहीं नहीं, ये कौन सा हो गया, ये तो बेसिक अमीनो एसिड हो गया बेटा, ये बेसिक अमीनो एसिड हो गया। तो इनने हमसे पूछा है एरोमेटिक अमीनो एसिड बताओ, तो एरोमेटिक ऑल ऑफ दीज नहीं, क्योंकि हिस्टिडीन हट गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए, बी और सी। तो आपके फर्स्ट का आंसर हो गया बेटा सेकेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Palmitic acid and arachidonic acid have how many carbons excluding carbonyl carbon। इन्होंने क्या पूछा है बेटा, एक्सक्लूडिंग मतलब छोड़ के कार्बोनिल कार्बन को। तो बेटा पाल्मेटिक एसिड में कार्बोनिक कार्बन को जोड़ के बेटा होते हैं 16 और आर्चिडोनिक एसिड में बेटा कार्बोनिक कार्बन को जोड़ के होते हैं 20। अब इन्होंने पूछा है कार्बोनिक कार्बन को छोड़ दो, तो एक कार्बन को क्या करेंगे हम लोग, छोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 15 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 19। तो आंसर क्या हो गया बेटा, थर्ड, 15 और 19। ठीक है ना, आपको क्लियर हुआ होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉस्फेट ग्रुप इज अटैच टू न्यूक्लियोसाइड। अच्छा, न्यूक्लियोसाइड से हम क्या बना रहे हैं बेटा, न्यूक्लियोटाइड बना रहे हैं। तो उसमें हम क्या जोड़ रहे हैं, फॉस्फेट ग्रुप जोड़ रहे हैं। ठीक है ना, तो कौन सा बॉन्ड चाहिए है, सबको पता है फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। यस, पहला ही ऑप्शन हमारा सही होता हुआ, फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक नहीं होगा, ईथर नहीं होगा। तो हमारा आंसर 103 का हो गया बेटा फर्स्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। द गिवन डायग्राम ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। गिवन डायग्राम किस पे है, तो हमारे पास दो सुगर होती है, एक राइबोस सुगर, एक डीऑक्सीराइबोस सुगर। इसमें देखते हैं OH लगा है, HOH लगा है, HOH लगा है, CH2OHO। यस, ये हमारी कौन सी सुगर है बेटा, ये हमारी राइबोस सुगर है। और ये देखो ये क्या हो गया, R की जगह पे बेटा H लगा दिया, R की जगह पे बेटा H लगा दिया। तो क्या हो गया, ये हमारा ग्लाइसिन हो गया। क्या हो गया हमारा, ये ग्लाइसिन हो गया। तो हम देख लेते हैं ऑप्शन में, पहला राइबोस सुगर और ग्लाइसिन, पहला ही ऑप्शन हमारा सही जाता हुआ। तो 104 का हो गया बेटा पहला, 104 का हो गया पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द गिवन स्ट्रक्चर ए, बी और सी। अच्छा, ए, बी और सी, यहाँ पर इनने R को हटा के CH3 लगा दिया, यहाँ पे R को हटा के CH2OH लगा दिया। और ये वाला स्ट्रक्चर ड्राइव का है बेटा, ये क्या है हमारा, कोलेस्ट्रॉल है। तो सी तो पहले हमने ढूंढ लिया कोलेस्ट्रॉल, तो कोलेस्ट्रॉल बेटा यहाँ भी है और कोलेस्ट्रॉल बेटा यहाँ भी है। अब देखते हैं, जब R को CH2OH से लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, तो R जब रिप्लेस हो जाता है ग्रुप CH2OH से, तो बेटा ये हो जाता है हमारा सीरेन और यहाँ पर हो जाएगा CH3, तो हो जाता है एलेनिन। और अगर R की जगह लग जाता है H, अभी बता चुकी हूँ, तो क्या हो जाता है ग्लाइसिन। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो गया, पहला एलेनिन, दूसरा सीरीन और तीसरा कोलेस्ट्रॉल। तो करेक्ट आंसर सही जाता हुआ बेटा 105 का 1। क्या हो गया, 105 का 1 हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन अ टिश्यू इज ग्राइंड
ग्राइंडेड, हमने टिश्यू को ग्राइंड किया, एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन इज रफली रिप्रेजेंटेड बाय, एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन किससे रिप्रेजेंट होगा? वेसिकल्स इन द एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन, एकदम गलत, नहीं होगा। वेसिकल्स इन एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, नहीं, वेसिकल्स की तो बात ही नहीं होगी। मैक्रोमोलिक्यूल्स इन साइटोप्लाज्म इन एसिड, नहीं, मैक्रोमोलिक्यूल्स भी नहीं होंगे, ठीक है ना। साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन, यस बेटा, तो व्हेन अ टिश्यू इज ग्राइंडेड एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन इज रफली रिप्रेजेंटेड बाय साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन। तो आपका सही आंसर 106 का हुआ बेटा फोर्थ आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इन द एब्सेंस एंड प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, अच्छा एंजाइम की बात कर रहे हैं, जब CO2 को प्लस H2O के साथ बनाया था तो एक H2CO3 जो बन रहा था उसमें ये पूछ रहे हैं कि एंजाइम के बिना कितने मॉलिक्यूल, और एंजाइम आ गया कार्बोनिक एनहाइड्रेज, तो कितने मॉलिक्यूल? तो एंजाइम के बिना बेटा सबको पता है 200 मॉलिक्यूल्स बने थे, वो भी बेटा 1 घंटे में, आवर में। और जब कार्बोनिक एनहाइड्रेज बेटा आ गया था तो 6 लाख मॉलिक्यूल बने थे बेटा, वो भी कितने सेकंड में, कितने सेकंड में। तो इसका आंसर हमारा बेटा 107 का क्या हो जाएगा? 107 का बेटा हमारा आंसर जाएगा 200 मॉलिक्यूल्स पर आवर विदाउट एंजाइम, ठीक है ना बेटा। विदाउट एंजाइम जो हमारे बने थे वो थे इतने, और विद एंजाइम जब हमने रिएक्शन कराई थी तो हमारे बने थे 6 लाख मॉलिक्यूल पर सेकेंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकोटिनामाइड एंड एडेनाइन डाइन्यूक्लियेट NADP and NADPF contain the vitamin niacin are the example of, किसके एग्जाम्पल है बेटा ये, किसके एग्जाम्पल है? तो हाँ, प्रोस्थेटिक ग्रुप, नहीं बेटा नहीं है। यस, ये किसके एग्जाम्पल है बेटा? कोएंजाइम्स के। किसके एग्जाम्पल है? कोएंजाइम्स के। मेटालाइंस भी नहीं है, तो आंसर हमारा 108 का क्या जाएगा बेटा? सेकेंड ऑप्शन। क्या ऑप्शन होगा? सेकेंड ऑप्शन। 109 देख लेते हैं बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रेफरेंस टू एंजाइम। अच्छा, ये पूछ रहे हैं कि स्टेटमेंट करेक्ट बता दो, तो हमें लग रहा है इन्हें तो पहला ही सही दे दिया, होलो एंजाइम इक्वल टू एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम। हाँ बेटा एकदम सही है, एपो एंजाइम प्रोटीन पार्ट होता है हमारा और को एंजाइम नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। तो एकदम सही आंसर जाता हुआ 109 का पहला, ठीक है। ये एकदम गलत हो गया, कोएंजाइम ये एकदम गलत, ये भी गलत है, ठीक है, कोफैक्टर, और ये भी गलत है। तो 109 का सही आंसर जाता हुआ बेटा पहला। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। रॉन्ग बताना है इसमें, तो यूरासिल इज pyrimidine, यस एकदम सही है, यूरासिल इज pyrimidine। ग्लाइसिन इज अ सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, अरे भाई ये क्या कह दिया, सल्फर नहीं, ग्लाइसिन सल्फर कंटेनिंग अमीनो नहीं है, ग्लाइसिन इज अ सिंपल अमीनो एसिड, सिंपल अमीनो एसिड होता है ग्लाइसिन। और सुक्रोज इज अ डाइसैक्राइड, एकदम सही, सेलुलोज इज अ पॉलीसैक्राइड, एकदम सही। इन्होंने हमसे पूछा था रॉन्ग, तो रॉन्ग हमारा क्या हो गया? सेकेंड। तो 1 2 10 का बेटा सही आंसर जाता हुआ सेकेंड। तो यहाँ पर हमने बेटा 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, आपको एकदम क्लियर एक्सप्लेनेशन मिला होगा, आपको समझ आ गया होगा। चलो अब हम क्या करते हैं, अगले 10 क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। चलो, select the option which is not correct with respect to cofactor, ऐसा ऑप्शन बताओ जो कोफैक्टर से सही नहीं है। तो कैटालिटिक एक्टिविटीज लॉस व्हेन द कोफैक्टर इज रिमूव्ड फ्रॉम द एंजाइम, यस एकदम सही है। Co-factor play a clerical role in the catalytic activity of the enzyme. Yes बेटा एकदम सही है। There are 3 kinds of the cofactor may be identified as prosthetic group, apoenzyme and metal ion, ठीक है। तो यस क्या ये सही है? हाँ बेटा ये भी हमारा क्या है, सही है। पूछा क्या है, नॉट करेक्ट पूछा है, नहीं, तो ये पहले वाला गलत था, सेकंड वाला गलत था, थर्ड वाला हमारा बेटा सही है। ये देखिए, कैटालिटिक एक्टिविटीज लॉस व्हेन द कोफैक्टर इज रिमूव फ्रॉम द एंजाइम, ये सही है एकदम। कोफैक्टर प्ले अ क्रिटिकल रोल इन द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम, एकदम सही है। इन्होंने पूछा है सिलेक्ट द ऑप्शन विच इज नॉट करेक्ट, तो देख लेते हैं। 3 काइंड ऑफ कोफैक्टर में बी आइडेंटिफाई, प्रोस्थेटिक ठीक है, एपो एंजाइम एंड मेटल आयन नहीं भैया, ये क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। तो आंसर 111 का क्या जाएगा बेटा, 3 जाएगा। और 3 काइंड ऑफ कोफैक्टर में बी आइडेंटिफाइड, प्रोस्थेटिक ग्रुप, को एंजाइम एंड मेटल आयन, ठीक है। तो ये
हमारा क्या हो गया, सही हो गया। तो 111 में इनने पूछा था विच इज नॉट करेक्ट, तो आंसर हो गया थर्ड। ठीक है, 112 देखो, enzyme, vitamins and hormones can be classified into a single category of biological chemicals because all of these, क्यों इनको एक ही कैटेगरी में डाला गया है, तो बिल्कुल सही पहला आंसर, हेल्प इन रेगुलेटिंग मेटाबॉलिज्म, क्योंकि ये सब हमें किसमें हेल्प करते हैं, रेगुलेटिंग मेटाबॉलिज्म। तो 112 का बेटा हो गया पहला। दूसरा भी देख लेते हैं, आर एक्सुबली सिंथेसाइज इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, आर कंजुगेटेड प्रोटीन्स, इनहेंस ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म, नहीं। तो इसका सही आंसर बेटा 112 का गया पहला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फंक्शन ऑफ GLUT4, भैया इतना पढ़ा है GLUT4 क्या करता है, इनेबल ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इन द सेल। तो दिख रहा है कहीं पर, यहाँ पर हार्मोन लिखा गलत, यहाँ पे प्रोटीन लिखा गलत, यहाँ पर एंटीबॉडी लिखा गलत, तो थर्ड हो गया 113 का 3, इनेबल ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल। तो 113 का आंसर हो गया बेटा थर्ड आंसर। ठीक है ना। 114 देखो, द 20 डिफरेंट अमीनो एसिड हैव डिफरेंट, ये जो 20 डिफरेंट अमीनो एसिड होते हैं उनके पास डिफरेंट क्या होता है, तो उनके पास बेटा डिफरेंट होता है क्या, आर ग्रुप। तो देख लेते हैं, यस पहला ही ऑप्शन हमारा सही, 114 का पहला, द 20 डिफरेंट अमीनो एसिड हैव द डिफरेंट आर ग्रुप। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिफर टू द गिवन रिएक्शंस, एडेनिन के साथ क्या जोड़ दें कि एडिनोसाइन बन जाए, एडिनोसाइन मतलब न्यूक्लियोसाइड बन जाए, तो क्या जोड़ना पड़ेगा भाई, हमें सुगर जोड़नी पड़ेगी। तो ढूंढे कहीं सुगर, हाँ भाई सुगर यहाँ भी है, सुगर यहाँ भी है, ठीक है चलो कोई नहीं, देखते हैं आगे। एडिनोसाइन के साथ क्या जोड़ें कि एडिनिलिक एसिड बन जाए, मतलब क्या बन जाए, न्यूक्लियोटाइड बन जाए। ठीक है ना। तो एडिनोसाइन के साथ हमें क्या जोड़ना होगा, फोस्फेट ग्रुप। तो ढूंढो भाई फोस्फेट कहाँ है, फोस्फेट तो ये है हमारा। तो हमारा आंसर क्या हो गया बेटा, 115 का सेकेंड आंसर हो गया। 115 का बेटा हमारा क्या हो गया, सेकेंड आंसर हो गया। सुगर और फोस्फेट ग्रुप ढूंढेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है, अ बीटा प्लेटेड सीड ऑर्गेनाइजेशन इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन इज एन एग्जांपल ऑफ, बीटा प्लेटेड सीड की बात कर रहा है। प्राइमरी स्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं, टर्शरी स्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं, क्वार्टनरी स्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं, तो कैसा होता है बेटा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो 116 का बेटा आपका सही आंसर क्या आ जाएगा, सेकेंड आंसर, मतलब बीटा प्लेटेड सीड ऑर्गेनाइजेशन इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन इज अ एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विथ रिगार्डिंग एंजाइमेटिक एक्टिविटी, ऐसा स्टेटमेंट बता दो जो कि इनकरेक्ट है रिगार्डिंग एंजाइमेटिक एक्टिविटी। देख लेते हैं, इट इज इंक्रीज विथ इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन अप टू द सैचुरेशन पॉइंट, एकदम सही। इट इज हाईएस्ट एज ऑप्टिमम पीएच वैल्यू, एकदम सही। इट इनिशियली डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन पीएच वैल्यू, अरे भाई क्या लिख दिया है, इनिशियली डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन पीएच वैल्यू, गलत हो गया ये। तो इन्होंने हमसे क्या पूछा था, इनकरेक्ट पूछा था। तो हमारा आंसर बेटा क्या हो गया, थर्ड हो गया। फोर्थ देख लेते हैं सही या नहीं, इट इनिशियली इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड देन डिक्रीजेज, एकदम सही। इनिशियली इंक्रीज करेगा, फिर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो 117 का आपका सामने है बेटा थर्ड ऑप्शन। 118 देख लेते हैं, होलो एंजाइम इज अ कंप्लीट एंजाइम, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ एन एपो एंजाइम एंड मेटालाइन। Select the option that correctly identified the nature of apoenzyme and metalline। अच्छा, ये पूछ रहे हैं एपोएंजाइम प्रोटीन है या नॉन प्रोटीन है, तो सबको पता है एपोएंजाइम हमारा कौन सा पार्ट है बेटा, प्रोटीन पार्ट है, और मेटालाइन हमारा नॉन प्रोटीन पार्ट है। तो प्रोटीन यहाँ भी, प्रोटीन यहाँ भी, अब यहाँ भी प्रोटीन दे दिया, तो हमें क्या देखना है, प्रोटीन और नॉन प्रोटीन। तो हमारा आंसर क्या हो गया बेटा, 118 का फर्स्ट हो गया, एपोएंजाइम प्रोटीन हो गया, मेटालाइंस नॉन प्रोटीन हो गया। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैचिंग करनी है, मैचिंग करनी है। अभी हम पहले क्वेश्चन में कर चुके हैं, ट्रिप्टोफैन हमारा था क्या, एरोमेटिक अमीनो एसिड, ए का थर्ड ढूंढो, ए का थर्ड ढूंढो, मिल गया, दूसरे में भी तीसरे में भी। अच्छा चलो अब बी देख लेते हैं, ट्रिप्सिन क्या है हमारा, ट्रिप्सिन हमारा एक एंजाइम है, तो बी का क्या मिलेगा, फोर्थ। लो आंसर मिल गया सामने, बी का फोर्थ हो गया। सी का क्या है, मॉर्फिन क्या हो गया, मॉर्फिन क्या हो गया, सी का सेकेंड, एल्कोलाइड हो गया, और करकुमिन इज अ ड्रग। तो आंसर हमारा
क्या हो गया, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का सेकेंड और डी का फर्स्ट। आंसर हमारा हो गया 119 का थर्ड। क्लियर, मैचिंग क्लियर हुई। चलो नेक्स्ट देखते हैं 120 क्वेश्चन। मैच द कॉलम एंड फाइंड आउट द करेक्ट। कॉलम को बेटा मैच करना है और करेक्ट आंसर ढूंढना है। स्टार्च क्या है, स्टोरेज प्रोडक्ट, तो ए का हमारा क्या हो गया बेटा, थर्ड हो गया। हीमोग्लोबिन क्या करता है भैया, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ब्रीथिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस में आपने पढ़ा होगा। हीमोग्लोबिन इज आयरन कंटेनिंग पिगमेंट विच हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ दी गैसेस। अच्छा, आरएनए किस में हेल्प करता है बेटा, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। और स्टेरॉइड हमारा कौन सा हार्मोन है, सेक्स हार्मोन है। फटाफट ढूंढ लेते हैं, ए का थर्ड ढूंढो, ए का थर्ड यहां भी मिला, यहां भी मिला, यहां भी मिला। हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, बी का फिफ्थ ढूंढो, तो बी का फिफ्थ कहीं मिल रहा है क्या, हीमोग्लोबिन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, बी का फोर्थ है, तो बी का फोर्थ यहां मिल गया, सी का फर्स्ट मिल गया और डी का सेकेंड। तो आपका आंसर बेटा आ गया 120 का सेकेंड आंसर। ठीक है, तो हियर वी हैव कंप्लीटेड बेटर अवर 120 क्वेश्चंस। 120 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। चलो मूव ऑन करते हैं फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, 121 क्वेश्चंस देखते हैं। अच्छा, द पाथवे ऑफ रेस्पिरेशन कॉमन इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज एक्स, it occurs in the by dash and the product are formed two molecules object। अच्छा, ग्लाइकोलिसिस की बात कर रहे हैं ये। तो पाथवे ऑफ रेस्पिरेशन कॉमन इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, कौन सा प्रोसेस बेटा, साइटोग्लाइकोलिसिस, तो मिल गया ग्लाइकोलिसिस। अच्छा, इट ऑकर्स इन डेक्स, कहाँ होता है हमारा ग्लाइकोलिसिस, साइटोप्लाज्म में, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है ना, ये यहाँ से गलत हो गया था क्योंकि ये क्रेब्स साइकिल नहीं था। तो हमारा ऑप्शन सामने आ गया है ग्लाइकोलिसिस, जो कि कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में। और दो प्रोडक्ट बेटा फॉर्म होते हैं किसके, पाइवोरिक एसिड के, किसके बेटा, पाइवरिक एसिड के। तो आंसर हो गया ये हमारा 121 का सेकेंड आंसर हो गया। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईस्ट पॉइजन देमसेल्फ टू डेथ व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल रीचेस। ईस्ट अपने आप को डेड कर देती है जब कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल बेटा, तो सबको पता है अबाउट 13%। तो 121 का फर्स्ट हो गया, अबाउट 11% गलत, 18% गलत, नन ऑफ दिस तो है ही नहीं क्योंकि इसमें से हमने फर्स्ट आंसर बेटा चूज कर लिया है अबाउट 13%। चलो 123 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस एस्ट्रेटेड विद द यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी। क्या बोल रहे हैं, यूटिलाइजेशन, कब यूज की, कब बनाई नहीं, तो देख लेते हैं। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, हाँ बेटा, एटीपी से हमने बनाई थी एटीपी, हमारी यूटिलाइज हो गई थी, एकदम सही है। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट, यहाँ पे भी बेटी एटीपी यूज हुई थी और एडीपी बन गई थी। पीईपी टू पाइवरिक एसिड, अरे भैया लास्ट वाला स्टेप है ये, तो यहाँ पर तो एटीपी बनी थी भैया, यहाँ तो एटीपी बनी थी, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। आंसर बेटा हमारा क्या हो गया, फर्स्ट और सेकेंड। तो 123 का आंसर हमारे पास क्या है बेटा, फोर्थ है। चलो 124 देख लेते हैं। व्हाट इज ट्रू अबाउट द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। बच्चे को याद रहता है कि ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट क्या होते हैं, एटीपी होता है और NADPH होता है, साथ में क्या बनता है, पाइवरिक एसिड बनता है। तो क्या हो जाएगा, 2 पाइवरिक एसिड, यस एकदम सही, 2 ATP, यस, और क्या, 2 NADH2, ठीक है ना, 2 NADH2। तो आंसर हमारा क्या हो गया, 124 का फर्स्ट हो गया। 2 पाइवरिक एसिड, 2 NH2, एटीपी कहां चली गई, गोला मार दिया। 1 पाइवरिक एसिड एकदम गलत हो गया। 2 पाइवरिक एसिड, 1 एटीपी, नहीं भैया 2 एटीपी बनी थी। तो आंसर हमारा क्या हो गया, 124 का फर्स्ट हो गया। चलो 125 देख लो, मैच करना है, कॉलम को मैच करना है। तो हाँ, ग्लाइकोलिसिस को कौन सा पाथवे बोलते हैं बेटा, ग्लाइकोलिसिस को EMP पाथवे बोलते हैं, एम्डन मेयर का पाथवे बोलते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस ए का हो गया थर्ड, देखें कहाँ, अरे फोर्थ है, पहले ही ऑप्शन में मिल गया, ए का थर्ड। देख लेते हैं सब सही है या नहीं। वी कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा हमारा, एटीपी सिंथेसिस, तो वी का सेकेंड एकदम सही। स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, यस, सी का फर्स्ट एकदम सही। डी का 4 कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज, क्या हो जाएगा, कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ग्लूकोज, तो डी का क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। तो हमारा आंसर 125 का
क्या आ जाएगा बेटा, सेकेंड आंसर जाएगा। 125 का आंसर बेटा क्या जाएगा, सेकेंड आंसर जाएगा। 126 देख लेते हैं। 126 क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। अरे 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 CO2 निकल रही है, हमें लग रहा है फर्मेंटेशन हो रहा है, ये फर्मेंटेशन वाला प्रोसेस चल रहा है। तो आइडेंटिफाई A एंड B इन द फॉलोइंग गिवन रिएक्शन। A क्या है और B क्या है, ठीक है ना, A क्या है और B क्या है। इथेनॉल एसिडल्डिहाइड नहीं भैया, दूसरा इथेनॉल फॉर्मल्डिहाइड नहीं। A क्या है, एसिटल्डिहाइड, और V क्या हो जाएगा, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस हो रहा है, तो CO2 इथेनॉल बनेगा। तो ये हो जाएगा थर्ड आंसर हमारा, 126 का आंसर हो जाएगा थर्ड। 127 देख लेते हैं बेटा। व्हाट डज A एंड B C डिपिक्ट्स इन द गिवन डायग्राम। अच्छा, A B C बताना है गिवन डायग्राम में क्या हो रहा है। तो जब ग्लिसल्डिहाइड से बेटा 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड हुए थे तो क्या हुआ था, NAD प्लस से बनाता बेटा NADH प्लस H प्लस। क्या बनाता, NAD प्लस से क्या बनाता, NADH प्लस H प्लस, ठीक है ना। तो ये A तो हमारा A हो गया। तो देख लेते हैं, इसमें NADH से जा रहा है, NADH से जा रहा है, ये जा रहा है NAD से NADH प्लस H प्लस। तो ये मिल गया हमें थर्ड का पहला मिला, ठीक है। V में हम देखते हैं क्या हो रहा है। V में पाइवरिक एसिड से जब लैक्टिक एसिड बन रहा था बेटा, जब हमने ग्लाइकोलिसिस कराई थी 2 NADH बने थे और वो दोनों NADH फर्मेंटेशन में बेटा यूज हो गए थे। तो एक NADH बेटा हमारा यहाँ यूज होगा और एक यहाँ होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, NADH प्लस H प्लस से ये किस में होगा, NAD प्लस में, ठीक है, NAD प्लस में। सिमिलरली C में भी होगा बेटा, NADH से NADH प्लस से किस में हो जाएगा, वो NAD प्लस में। तो पहले क्या है, NAD प्लस से NADH प्लस H प्लस, दूसरा क्या है NADH प्लस H प्लस से NAD प्लस, और C में भी NADH प्लस H प्लस से NAD प्लस। तो हमारा आंसर बेटा क्या हो गया, 127 का थर्ड हो गया। यहाँ पर दोनों NADH जो हमने बनाए थे ग्लाइकोलिसिस में वो क्या हो गए, यूज हो गए। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई A B C इन द गिवन रिएक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में A B और C को आइडेंटिफाई करना है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में, ठीक है। तो A B और C, तो यहाँ पर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, NADH प्लस H प्लस यूज होगा A में, और क्या बनेगा अभी, लैक्टिक एसिड बनेगा, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस, और क्या बन जाएगा NAD प्लस। तो 128 का क्या हो गया बेटा, सेकेंड हो गया। CO2 तो नहीं होगा, CO2 तो नहीं होगा, और ये NAD प्लस नहीं, NADH प्लस प्लस यूज हुआ तब जाके बना NAD प्लस, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 128 का सेकेंड आंसर। क्लियर। चलो 129 देख लो। आइडेंटिफाई A एंड B इन द गिवन रिएक्शन। पाइवरिक एसिड प्लस CO प्लस NADPH क्या बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जब ये होता है तो यहाँ पर बेटा क्या आना चाहिए, एसिटाइल, एसिटाइल COA। तो A तो हमारा एसिटाइल COA, तो यहाँ भी मिल गया। ये तो PP गलत, CO2 गलत, यहाँ भी मिल गया, यहाँ भी मिल गया, ठीक है ना। अब हम देख लेते हैं साथ में क्या निकली थी, H2O निकली थी, H2O निकली थी, नहीं, साथ में क्या थी, CO2। तो ये भी गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर हमारे बच्चों को और हमें दिख रहा है 129 का सेकेंड, एसिटाइल COA प्लस CO2। आंसर इज सेकेंड, 129 का सेकेंड आंसर, ठीक है। 130 देख लो। कंसिडर द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ TCA साइकिल, ठीक है। TCA साइकिल हो रही है, एसिटाइल COA प्लस ऑक्सिलो एसिड प्लस H2O, सिट्रेट सिंथेसिस A बना, क्या बनता है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है जो कि 6 कार्बन का होता है। तो फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ TCA साइकिल, ठीक है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड एंड 6 कार्बन कंपाउंड, एकदम सही। ओके, थर्ड बोला है it undergoes reorganization in the presence of the enzyme acotinase to form 6 acotinase, एकदम सही। तो हमारे तीनों स्टेटमेंट सही होते हुए तो आंसर हमारा क्या हो गया बेटा, 130 का फोर्थ हो गया, 130 का फोर्थ हो गया। 131, what happens when succinic acid is converted to malic acid?
सक्सीनिक एसिड को हम बदल रहे हैं मैलिक एसिड में, तो क्या होता था, कन्वर्जन ऑफ FAD+2 FADH2 होता था। FAD+ बेटा किस में आता था, FADH2। तो देखें ऐसा कुछ मिल रहा है ऑप्शन में, रिडक्शन ऑफ NAD गलत हो गया, कन्वर्जन ये भी, ऑक्सीडेशन नहीं, ऑक्सीडेशन नहीं, क्या होता था, कन्वर्जन ऑफ FAD+2 FADH2। तो आपका आंसर 131 का सही जाता हुआ बेटा फोर्थ ऑप्शन, सही जाता हुआ फोर्थ ऑप्शन। क्लियर बेटा, क्लियर। आई होप आप लोगों ने बहुत अच्छे से पेपर किया होगा, क्योंकि हमारी रिस्पेक्टेड बायोलॉजी की मैम सुरभि मैम इतना गजब पढ़ाती है ना कि बच्चों को एकदम सब तैयार होता है। और चलो अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, कैटराइज द गिवन इक्वेशन अंडर रिस्पेक्टेड फेसेस एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ये रिएक्शन देख के हमें बताना है कौन सी रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन है। तो बता दो मेरा, ये देख लो, लास्ट रिएक्शन देख लो, C2H5 + CO2, इथेनॉल के साथ क्या निकल रहा है बेटा, CO2 निकल रहा है। तो हमें पहले यहाँ से सरल सी रिएक्शन को हमने पकड़ा, बड़ी बड़ी लग रही थी ऊपर वाली, तो ये तो हमें फर्मेंटेशन मिल गई, तो फर्मेंटेशन यहाँ भी मिल गई, फर्मेंटेशन यहाँ भी मिल गई, यहाँ से ये दो हम गलत कर सकते हैं बच्चों, ठीक है, फर्मेंटेशन यहाँ भी मिल गई, फर्मेंटेशन यहाँ भी मिल गई। अब देखो बीच वाली छोड़ दो, ये भी बहुत बड़ी लग रही है, ऊपर वाली पकड़ लेते, अरे ये तो ग्लूकोज है, ये तो ग्लूकोज है, ये क्या हो रही है, ATP बन रही है, NADPH बन रहा है, तो ये कौन सी हो गई, ग्लाइकोलिसिस हो गई। तो पहली हो गई ग्लाइकोलिसिस, लास्ट हो गई फर्मेंटेशन, फिर याद आया अरे तो क्रैब साइकिल वाली है, ये कौन सी है, क्रैब साइकिल। तो ये 132 का आंसर क्या हो गया बेटा हमारा, फोर्थ हो गया, क्या हो गया, फोर्थ हो गया 132 का, ठीक है। 133 देख लो, मैचिंग करना है, ग्लाइकोलिसिस कहां पर होती है, मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन क्लोज। ग्लाइकोलिसिस कहां होती है, अभी पढ़ चुके हैं, साइटोप्लाज्म में, एक थर्ड कर देते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। TCA साइकिल कहां होती है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, और ETS कहां होता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो देख ले, एक थर्ड कहीं यहाँ भी, चलो देख लेते हैं, बी का सेकंड यहाँ मिल गया, यहाँ फर्स्ट था, ये तो पहले ही गलत हो गए क्योंकि एक थर्ड चाहिए था, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या देखा, बी का क्या देखा, TCA साइकिल माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, मिल गया बेटा, हाँ मिल गया। सी का हमने देखा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, तो हमारा आंसर सही जाता हुआ बेटा 133 का सेकंड, 133 का सेकंड, ठीक है। 134 क्वेश्चन देखो, आइडेंटिफाई A एंड B इन द गिवन डायग्राम शोइंग ATP सिंथेसिस। अच्छा, ये तो कॉम्प्लेक्स फिफ्थ दिया हुआ है, ये तो कॉम्प्लेक्स फिफ्थ दिया है, जहां पर ADP प्लस इन्वाइरमेंट फॉर्प्रेस करके क्या बनाते हैं, ATP बनाते हैं। तो A बताओ क्या है और B क्या है। A हमारा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है, यस एकदम सही, और V हमारा क्या है, V हमारा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। तो A में माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, हाँ एकदम सही है। B में लिख दिया आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, अरे भैया ये तो गलत कर दिया। A में लिख दिया माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ठीक है एकदम सही है, और बी में लिख दिया इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, हाँ बेटा ये हो गया हमारा सही। तो 134 का आंसर क्या हो गया, सेकंड हो गया। ए में सेल साइटोप्लाज्म गलत, ए में सेल साइटोप्लाज्म गलत हो गया। तो यहां पर बेटा हमने कंप्लीट किए हैं अपने कितने क्वेश्चन, 134 क्वेश्चंस आर कंप्लीटेड, ठीक है। अब हम मूव ऑन कर रहे हैं बेटा 135 क्वेश्चन से, फिर से मैचिंग आ गई। TCA साइकिल, कौन सी साइकिल, TCA साइकिल इज हैंड्स क्रैब। तो ए का सेकंड ढूंढो सबसे पहले, ए का सेकंड, तो ए का फर्स्ट ये गलत करो, ए का थर्ड ये गलत करो, मिल गया ए का सेकंड, दो ऑप्शन में मिल गया, यहां भी मिल गया, यहां भी मिल गया, ठीक है। चलो F0 F1 पार्टिकल इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन कहां होते हैं, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो बी का हमें क्या चाहिए, फर्स्ट चाहिए, तो ये भी हम तो गलत मान लेंगे, बी का फर्स्ट। लेकिन पूरे क्वेश्चन पूरे ऑप्शन चेक करेंगे, ठीक है ना। तो बी का फर्स्ट चलो ठीक है मान लिया। सी का एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस क्या पाइवरिक एसिड होता है, हाँ लग रहा है एकदम सही चल रहे हैं हम लोग। एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, पाइवरिक एसिड। तो लो सी का फोर्थ मिल गया हमें, मिल गया सी का फोर्थ, ओके। पाइवरेट डिहाइड्रोजनेस क्या हो जाएगा हमारा, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। तो सही आंसर बेटा हमारा जाता हुआ 135 का फर्स्ट, 135 का फर्स्ट आंसर सही जाता हुआ, ठीक है ना बच्चा। चलो अब हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज 136। फिर से मैचिंग दे दी, RQ क्या था,
क्या था, CO2 इवॉल्व अपॉन ऑक्सीजन कंज्यूम, जिसके लिए क्या यूज था, रेस्पायरोमीटर। तो ए का तो फिफ्थ हो गया, ए का फिफ्थ हो गया, ढूंढो ढूंढो ए का फिफ्थ, अरे अरे खेल गए, यहाँ भी दे दिया, यहाँ भी दे दिया, यहाँ भी दे दिया, चलो कोई बात नहीं। माइकल का साइटोक्रोम क्या बोलते हैं, कीमो ऑस्मोटिक एटीपी सिंथेसिस। तो ये क्या, बी का क्या हो गया बेटा, बी का हो गया फर्स्ट, बी का बेटा क्या हो गया फर्स्ट, एक मिनट, ये हो गया यहाँ, और बी का हो गया फर्स्ट, ठीक है। बी का फर्स्ट देखते हैं कहाँ कहाँ है, बी का फर्स्ट यहाँ दिया, तो ये ऑप्शन हमारे गलत हो गए। अब हम एक और दो को पकड़ लेंगे, ठीक है। ए का फिफ्थ, बी का फर्स्ट, सी का साइटोक्रोम, साइटोक्रोम इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, अभी हमने पढ़ा था साइटोक्रोम कहाँ होते हैं, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो सी का थर्ड, अरे भैया सी का थर्ड भी दे रहे हैं, सी का थर्ड भी दे रहे हैं, कोई बात नहीं, डी पे जाएंगे। लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड क्या होता है, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है क्या, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड नहीं, लैक्टिक एसिड में हो जाएगा मसल फैटिग्यू, मसल फैटिग्यू, लैक्टिक एसिड में अल्कोहल फर्मेंटेशन नहीं होगा, ठीक है ना। तो लैक्टिक एसिड इज मसल फैटिग्यू, तो डी का हमें क्या चाहिए, सेकेंड चाहिए, और ईस्ट हमारा हो गया अल्कोहल फर्मेंटेशन। तो बच्चा सही आंसर जाता हुआ 136 का फर्स्ट, 136 का फर्स्ट आंसर, क्लियर। चलो नेक्स्ट देखते हैं 137, हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल्स आर सिंथेसाइज्ड एंड यूज्ड ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, कितनी बनती हैं और कितनी यूज हो जाती हैं, सबको पता है। सिंथेसाइज कितनी होती है बेटा 4, और यूज कितनी हो जाती है 2, बचती कितनी है, नेट गेन 2। तो ढूंढे 4 और 2, पहले सिंथेसाइज पूछा है 4 और फिर यूज पूछा है 2, तो सही आंसर बेटा जाता हुआ 137 का फर्स्ट आंसर। और नेट गेन बेटा कितना का हो जाता है, 2 ATP का, क्लियर। चलो 138, select the correct sequence of formation of given intermediate of Krebs cycle, करेक्ट बताना है। तो सक्सिनेट से मैलेट नहीं, गलत हो गया। ये क्या दे दिया, फ्यूमरेट से सक्सिनेट, ये तो और ही गलत हो गया। अब देखते हैं तीसरा वाला, सक्सिनेट, यस एकदम सही, फिर फ्यूमेरेट, फिर मैलेट, फिर ऑक्सलो एसिटिक एसिड। तो 138 का क्या हो गया हमारा बेटा, थर्ड हो गया। यहाँ पे भी इन्होंने क्या दिया था, मैलेट नहीं, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 139, रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट और रेस्पिरेटरी रेशियो, RQ सबको पता है, RQ क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व, RQ इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व अपॉन क्या होता है बेटा, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम, ठीक है। तो ये ढूंढना है, ऑप्शन में ढूंढ लो फटाफट, पहले में ही लिखा है वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व और वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम। तो हमारा सही आंसर बेटा जाता हुआ 139 का फर्स्ट। सेकंड में दे रहे हैं वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड अपॉन वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व, इसलिए गलत हो गया। और तीसरे में दे रहे हैं वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। और वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन रिड्यूस, हाइड्रोजन की तो बात ही नहीं है, ठीक है, तो आंसर हो गया ये। 140 देख लेते हैं, व्हाट इज रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम लोकेटेड इन प्लांट, कहाँ पर लोकेटेड होते हैं, सबको पता होगा। रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन कहाँ पर लोकेटेड होते हैं भैया, ये होते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो पहला वाला माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स गलत हो गया, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन गलत हो गया, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन यस यस यस। 143 का हो गया थर्ड। और यहाँ पर क्या दिया है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो बेटा यहाँ पर हमने अपने 140 मतलब 140 क्वेश्चन क्या कर लिए हैं, खत्म कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है स्क्रीन पर। ओके नेक्स्ट है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, करेक्ट सीक्वेंस बताना है क्या है इलेक्ट्रॉन इन एटीपी सिंथेसिस। तो हमें याद है BCA3 ये होता है, तो देखें कहीं BCA3 पहले लगा दिया, गलत हो गया। CB ये भी गलत हो गया, ये क्या कर दिया A, ये भी गलत हो गया। तो सही क्या है, साइटोक्रोम BCA और A3। तो 141 का बेटा सही आंसर जाता हुआ फोर्थ आंसर, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट, क्या बताना है, इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है। चलो पढ़ते हैं। In eukaryotic organism, aerobic respiration occurs in the presence of oxygen, एकदम सही। Pyruvic acid is transported into the mitochondria where it is converted into acetyl CoA with the release of CO2, एकदम सही।
एसिटाइल CoA then enters the tricarboxylic acid pathway और Krebs cycle, यस एकदम सही, ऑपरेटिंग इन द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, बिल्कुल सही। अरे सब तो सही दे रहे हैं। अच्छा एक और रह गया, चलो देख लेते हैं। द रेस्पिरेटरी पाथवे इज एन ओनली कैटाबोलिक पाथवे, नहीं भैया ये क्या हो गया, गलत हो गया। 142 क्या पूछा था, इनकरेक्ट ही पूछा था, तो 142 का फोर्थ, क्योंकि ये कैसा पाथविक होता है मेरे बच्चों, एम्फीबोलिक। कैसा पाथवे होता है बेटा, एम्फीबोलिक, ठीक है ना। चलो अब देखते हैं 143 क्वेश्चन। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम सुक्रोज अप टू द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज 6-फोल्डेड विच एंजाइम्स आर यूज। अच्छा सुक्रोज से हम क्या बना रहे हैं, सुक्रोज से कौन कौन से एंजाइम यूज होंगे, कौन कौन से एंजाइम यूज होंगे। तो सुक्रोज से जब हम ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाते हैं, यहां देखो, सुक्रोज से जब हम बनाते हैं ग्लूकोज या फिर फ्रक्टोज, तो बेटा हमारे पास एंजाइम यूज होता है इन्वर्टेज। कौन सा, इन्वर्टेज। तो एक तो एंजाइम हमने देख लिया, ठीक है, ये हम ले सकते हैं। अब वो कह रहा है ग्लूकोज से हम बनाएंगे, ग्लूकोज गया या फ्रुक्टोज गया ग्लाइकोलिसिस में, बनाया ग्लूकोज, क्या बनाया, 6-फॉस्फेट। अच्छा तो सबको पता होगा यहाँ भी एक एंजाइम यूज होता है, कौन सा बेटा, हेक्सोकाइनेज। कौन सा, हेक्सोकाइनेज। तो हमने अपने दो एंजाइम पकड़ लिए, एक इन्वर्टेज और एक हेक्सोकाइनेज, ठीक है। तो इन्वर्टेज भी मिल गया और हेक्सोकाइनेज भी मिल गया। तो इन्होंने यहीं तक की बात की थी हमसे, आगे नहीं बढ़ना है, आगे बढ़ेंगे तो हमें आइसोमरेज भी मिलेगा, ठीक है ना, आगे नहीं बढ़ना है, सिर्फ ग्लूकोज 6-फॉस्फेट तक की बात की थी। तो हमें दो एंजाइम मिले, इन्वर्टेज और हेक्सोकाइनेज, इसलिए आंसर हो गया बेटा फर्स्ट, 143 का फर्स्ट हो गया, ठीक है। आगे आइसोमरेज भी है, लेकिन इन्होंने हमसे कहां बोला है, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट तक के लिए एंजाइम बताने थे। मैचिंग दे दी, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन सॉरी बच्चा, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इज हाइड्रोजन एक्सेप्टर, ठीक है। तो ए का सेकंड ढूंढो ढूंढो ढूंढो, ये तो फोर्थ हो गया, गलत हो गया, थर्ड हो गया, गलत हो गया। ए का सेकंड दो जगह दे दिया, ए में भी और थर्ड में भी। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता, साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम सी। तो बी का थर्ड ढूंढो, यहां से बी का फर्स्ट, बी का थर्ड, हमें ये मिल गया। तो हमें लग रहा है सही आंसर हमारा ये जाएगा, लेकिन एक बार पूरा देख लेते हैं। पाइवरेट डिहाइड्रोजनेज, पाइवरेट डिहाइड्रोजनेज का ये बोल रहे हैं क्या, ये एसिटाइल CoA एकदम सही है, और डी कार्बोक्सिलेशन का अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड एकदम सही। तो 144 का बेटा आंसर क्या जाता हुआ, फर्स्ट आंसर जाता हुआ, फर्स्ट आंसर जाता हुआ। 145 देखो, 145 देखो, आउट ऑफ 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP, क्या दे रहे हैं, आउट ऑफ 38 molecules of ATP produced during aerobic respiration of glucose, the ATP production in glycolysis बताना है, फिर पाइवरेट टू एसिटाइल CoA बताना है, एंड क्रेब्स साइकिल। और मॉलिक्यूल्स इन्होंने कितने बनाए हैं, 38 मॉलिक्यूल्स बनाए हैं। कितने मॉलिक्यूल्स बनाए बेटा, 38 मॉलिक्यूल्स बनाए। तो हमें देखना है क्या, तो इसका आंसर 1, अरे ये क्या बोल रहे हो, ATP 1, 8, हाँ ये तो सही लग रहा है, ठीक है ना। तो 8, अब 8 यहां भी दे दिया बेटा, तो देखेंगे 8 के बाद हम देखेंगे क्या, नेक्स्ट वाली। तो अब हमें चाहिए 6, तो कितना हुआ, क्रेब्स साइकिल एसिटाइल में 6, और यहाँ पर पाइवरेट टू एसिटाइल CO में 6, और क्रेब्स साइकिल में बेटा हमारे C में कितना, 24। ये 10 गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर, क्या हुआ बेटा, सेकेंड। तो 145 का आंसर गया सेकेंड, 8, 6 एंड 24, ठीक है ना। चलो 146, एंजाइम फाउंड एंड अटैच्ड टू द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल इंसिस्ट ऑफ मैट्रिक्स। ऐसे दो एंजाइम पूछ रहा है जो इनर मेम्ब्रेन में होते हैं, मैट्रिक्स में नहीं होते हैं। तो हमारा पहला जो एंजाइम है मैलिक डिहाइड्रोजनेज, ये तो भैया मैट्रिक्स में होता है, तो ये तो हमारा गलत हो गया। सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेज, हाँ भैया इनर में होता है, साइटोक्रोम तो होते ही हैं। तो आंसर हमारा क्या हो गया, 146 का फोर्थ, दैट इज 2 and 3, 146 का फोर्थ, 146 का फोर्थ। 147 देख लेते हैं। इन द गिवन इक्वेशन, आपको दी है लास्ट में वो इक्वेशन, हमें बताना है कितने XO2 बनेगा, कितने BiCO2 बनेगा, और कितने ZH2O बनेगा, ठीक है ना। हमें बताना है कितने
एक्स बनेगा, बाई और जेड, ठीक है। तो रिएक्शन अगर आपको याद हो तो एनसीईआरटी में आपको साफ साफ दिया है एक्स 145 और वाई कितना CO2 102 और ये हमारे कितने हैं जेड H2O 98। आपकी एनसीईआरटी की बेटी रिएक्शन है, एनसीईआरटी में आपको आरक्यू जहां दिया है वहां पर ये रिएक्शन दी गई है। तो 145 102 98 147 का सही जाता हुआ बेटा फोर्थ ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? फोर्थ ऑप्शन। चलो 48 देख लेते हैं। चलो, विच इक्वेशन इज करेक्ट अमॉन्ग द फॉलोइंग। टीसीए साइकिल क्रॉप साइकिल में सही रिएक्शन बताना है। देखें, पाइवरिक एसिड एसिटाइल CoA प्लस NADA, अरे ये क्या बोल रहा है, ये तो गलत हो गया, ठीक है ना। पाइवरिक एसिड प्लस CoA प्लस NADA, यहाँ तो इसने एसिटाइल CoA ही लिख दिया। अरे भैया ये तो बनता है, ये कहाँ लिख दिया? पाइवरिक एसिड प्लस CoA प्लस NADA, यहाँ पे तो एसिटाइल ही कोई नहीं बनाया, ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। पाइवरिक एसिड प्लस CoA प्लस NADH प्लस H प्लस Mg पाइवरिक डिहाइड्रोनेज बना एसिटाइल CoA प्लस CO2 प्लस NADH। सही लग रहा है? सही नहीं लग रहा है? सही है। तो आंसर हमारा क्या हो गया? थर्ड हो गया। 148 का सही आंसर हमारा हुआ बेटा थर्ड आंसर, ठीक है ना। लास्ट वाला भी देख लो एक बार। पाइवरिक एसिड प्लस CoA प्लस NADH Mg प्लस प्लस पाइवरिक डिहाइड्रोजनेज एसिटाइल CoA प्लस CO2 प्लस NADH प्लस H प्लस, ओके, NADH प्लस H प्लस, ठीक है। तो सही आंसर हमारा क्या हो गया बेटा? थर्ड हो गया। नहीं 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 बेटा, गलत हो गया। ये सही आंसर हमारा यहाँ पर होगा पाइवरिक एसिड प्लस CoA प्लस NADH, पाइवरिक एसिड प्लस NADH प्लस, यहाँ पर NADH नहीं होगा, ये गलत हो गया बेटा हमारा। ये क्या हो गया? गलत हो गया, क्षमा प्रार्थी भैया, ये हो गया NADH प्लस S नहीं होगा, NAD प्लस यूज होगा। तो ये हमारा थर्ड भी क्या हो गया? गलत हो गया, ठीक है। थर्ड भी हमारा क्या हो गया बेटा? गलत हो गया। तो देखते हैं आंसर क्या होगा, ठीक है, ठीक है। अब देखो, पाइवरिक एसिड यस एकदम सही, CoA Ca NAD प्लस का यूज किया, Mg पाइवरिक डिहाइड्रोजिस में एसिटाइल CoA प्लस CO प्लस NADH प्लस बना। तो सही आंसर बेटा फोर्थ होगा, थर्ड नहीं होगा। सही आंसर क्या होगा हमारा? फोर्थ होगा, क्योंकि NAD प्लस क्या हो रहा है? यूज हो रहा है। तो 148 का सही आंसर जाता हुआ फोर्थ, ना कि थर्ड। क्लियर? क्लियर। चलो 149 देख लो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू? ट्रू पूछा है, ट्रू पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, ठीक है। तो चलो, F0 of ATP synthesis is the integral membrane of protein complex, एकदम सही है। Passage of proton through F0 channel is coupled to the catalytic side of the F1 component for the production of ATP, एकदम सही है। Oxidation of NADPH to NAD plus is very vigorous in fermentation, नहीं, very vigorous नहीं। तो C क्या हो गया हमारा? गलत हो गया। तो ऑप्शन देखो, जहां जहां C है उसको तो हटा ही दो, A और C हटा दो, ये भी हटा दो। ये देखो लास्ट वाला देखते हैं, D सही। F1 head piece is in integral membrane, नहीं, इंटीग्रल हमारी कौन है बेटा? F0 हमारी इंटीग्रल है। तो ये भी हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। तो आंसर हमारे सही कितने हैं? A और B। तो करेक्ट ऑप्शन जाता हुआ फोर्थ, बोथ A एंड B। 149 का हमारा आंसर क्या है? फोर्थ ऑप्शन। क्लियर? क्लियर बेटा। चलो 150 देख लो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट? क्या पूछा है? इनकरेक्ट पूछा है। तो देखते हैं। मैकेनिज्म ऑफ मेम्ब्रेन लिंक ATP सिंथेसिस इज एक्सप्लेन बाय कीमो ऑस्मोसिस हाइपोथेसिस, एकदम सही। सही हुआ, ओके। इन ETS नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल सिंथेसाइज इज डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये क्या हो गया हमारा? गलत। और इन्होंने इनकरेक्ट ही पूछा था। क्या पूछा था? इनकरेक्ट। तो बी हमारा हो गया गलत। रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेस्पिरेशन इज रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द सिस्टम। क्या? रोल ऑफ ऑक्सीजन इज रिमूविंग हाइड्रोजन फ्रॉम द सिस्टम, यस। ऑक्सलोएसिटिक एसिड इज द लास्ट मेंबर ऑफ TCA साइकिल, लास्ट मेंबर ऑफ TCA साइकिल, बताइए, ठीक है। लास्ट मेंबर ऑफ CCA साइकिल इनकरेक्ट पूछा है। तो ओनली B एंड D, ये भी हो गया गलत। तो हमारे आंसर क्या हुआ? 150 का फोर्थ, V एंड D। 150 का फोर्थ, B एंड D। तो हियर बेटा वी हैव कंप्लीटेड आवर 50 क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। आपको क्लियर हुआ होगा डाउट। अब जो नेक्स्ट 50 क्वेश्चन हैं आपके बेटा, ये जो नेक्स्ट 50 क्वेश्चन है यहाँ से 151 से, ये आपको कराएंगी आपके साथ कौन? निकिता मैम, ओके। थैंक यू सो मच बच्चों। अगर
अच्छा लगा हो सेशन, लाइक से सब्सक्राइब करो और अच्छे से पढ़ते रहो, खुश रहो और अपनी लाइफ को एंजॉय करो। ओके, चलो थैंक यू बेटा। हाँ जी, तो हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप ऑलरेडी 50 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं विद सुभाषिनी मैम, तो चलिए नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। दैट इज़ फ्रॉम 151 टू 200। वैसे थोड़ा गला ख़राब है मेरा बच्चों, तो एडजस्ट कर लेना, ठीक है। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं अच्छे से बोल पाऊँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 151, which among the following set is wrong? Options are first acetyl coenzyme A 2 carbon, ठीक है, बिल्कुल सही है। citric acid 6 carbon, बिल्कुल ठीक है। अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड 5 कार्बन, बिल्कुल ठीक है। देन सक्सिनिक एसिड 6 कार्बन, सो हेयर वी गो एज कि सक्सिनिक एसिड में कितने कार्बन होंगे? 4 कार्बन, तो 3 ऑप्शन सही हैं। इनकरेक्ट इज फोर्थ, तो योर ऑप्शन विल बी विथ डी, दैट इज फोर्थ। तो 151 का ऑप्शन जाएगा फोर्थ, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 152, विच इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से आपको गलत स्टेटमेंट बताना है, ठीक है। चलिए फर्स्ट ऑप्शन, माल्फीजियन ट्यूब्यूल्स कॉकरोचेस एंड मस्किटो, करेक्ट। एंटिनल ग्लैंड, जिसका दूसरा नाम क्या होता है? ग्रीन ग्लैंड। कह रहा है कि एंटिनल ग्लैंड एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है प्लेनेरिया और क्रैब के। इज इट? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको पता है एंटिनल ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड क्रस्टेशियंस के पास होते हैं, यानी कि जैसे प्रॉन, लॉबस्टर्स, क्रैब्स, बट नॉट प्लेनेरिया। प्लेनेरिया क्या है आपका? प्लैटीहेलमिंथ, यानी कि इसके पास क्या होंगे एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स? फ्लेम सेल्स या प्रोटो नेफ्रीडिया। तो गलत स्टेटमेंट क्या हो गया? सेकेंड। सो हेयर वी गो विद दी सेकेंड ऑप्शन। नेफ्रीडिया अर्थवॉर्म बिल्कुल ठीक है। प्रोटोनेफ्रीडिया एम्फिऑक्सिस बिल्कुल ठीक है। तो आंसर क्या हो गया? सेकेंड। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 153, वो कह रहा है इन ह्यूमन फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड टेक्स प्लेस एट। ह्यूमन में ब्लड फिल्ट्रेशन कहाँ होता है? तो आपको पता है इन ह्यूमन फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस एट ग्लोमेरुलस, यानी ऑप्शन क्या हो गया? फोर्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सब्सटेंसेस आर सिलेक्टिवली सिक्रीटेड इन द कलेक्टिंग डक्ट। वो पूछ रहा है सिलेक्टिव सिक्रीशन किसका? कलेक्टिंग डक्ट का। आपको पता है हाइड्रोजन आयन एंड पोटेशियम आयन होते हैं सिलेक्टिव सिक्रीशन कलेक्टिंग डक्ट के। तो योर आंसर विल बी थर्ड। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। द वेसल लीडिंग ब्लड containing nitrogenous waste into the Bowman's capsule is known as। अब देखिए वेसल लीडिंग ब्लड है जो बोमेंस कैप्सूल में जा रही है जिसमें नाइट्रोजनस वेस्ट है। आपको पता है फाइन ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी, यानी कि वो हो गई क्या? एफरेंट आर्टेरियोल। तो आपका आंसर होगा 155 का फर्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 156, अरेंज द पार्ट्स ऑफ द न्यूफ्रॉन इन अ करेक्ट सीक्वेंस। आपको सीक्वेंस बताना है, ठीक है। तो आपको पता है सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ग्लोमेरुलस से। ग्लोमेरुलस के बाद क्या आएगा? बोमेंस कैप्सूल, उसके बाद प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, उसके बाद हेनलेज लूप, उसके बाद DCT डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यानी सीक्वेंस क्या हो जाएगा? फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, थर्ड, फिफ्थ। फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, थर्ड, फिफ्थ। तो योर आंसर विल बी सेकेंड। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, सो हेयर 4 स्टेटमेंट्स आर गिवन, यू हैव टू चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। क्लियर? चलिए आइए एक एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं।
द juxtamedullary nephrons have small Henle's loop. आपको पता है juxtamedullary nephrons के पास जो Henle loop होता है वो एक तो लॉन्ग होता है और it runs deep into medulla. यानी ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया. आइए नेक्स्ट देखते हैं. द PCT एंड DCT आर सिचुएटेड इन द मेड्यूला पार्ट ऑफ द किडनी. जी नहीं, किस पार्ट में सिचुएटेड होता है ये? कॉर्टिकल रीजन में. नेक्स्ट देखते हैं. द ग्लोमेरुलस इनक्लोज द बोमेंस कैप्सूल. ओके, अच्छा स्टेटमेंट पढ़ेंगे एग्जाम प्रेशर में, देखते लगेगा हाँ ये तो सही लिखा है, पर आप स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िए. द ग्लोमेरुलस इनक्लोजेस द बोमेंस कैप्सूल. ये गलत स्टेटमेंट है क्योंकि बोमेंस कैप्सूल इनक्लोजेस द ग्लोमेरुलस, यानी कि ये स्टेटमेंट गलत है. यहाँ पे होगा बोमेंस कैप्सूल और यहाँ पे होगा ग्लोमेरुलस, यानी कि ये ऑप्शन भी गलत. अब फोर्थ देखते हैं. वो कह रहा है द असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप एक्सटेंड्स एज द DCT. बिल्कुल ठीक बात है. असेंडिंग लिम्ब जो होता है उसके बाद आता है एक हाईली कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का पार्ट विच इज DCT. तो ये स्टेटमेंट हो गया करेक्ट. तो योर आंसर विल बी फोर्थ फॉर द क्वेश्चन 157. चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 158. विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है. ठीक है, कह रहा है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट GFR इन अ हेल्दी इंडिविजुअल इज अप्रॉक्सीमेटली 125 ml पर मिनट. बेटा यूनिट्स का ध्यान ज़रूर रखिएगा. ml पर मिनट है? हाँ है, तो स्टेटमेंट सही हो गया. द यूरिन रिलीज्ड पर डे इज अप्रॉक्स 1.5 लीटर. बिल्कुल ठीक बात है. इन PCT 70 से 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर आर रीएब्जॉर्ब्ड. आपको पता है PCT में नियरली ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आर रीएब्जॉर्ब्ड. 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट्स और पानी का रीएब्जॉर्प्शन होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, यानी ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है. तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तीनों स्टेटमेंट सही हैं. आंसर क्या हो गया अब? फोर्थ, यानी कि ऑल ऑफ दीज. ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 159. अब एक डेटा बेस्ड क्वेश्चन है आपके सामने. बोल रहा है कि लेंथ क्या होगी हर किडनी की अडल्ट ह्यूमन में. देखते हैं ऑप्शन. देखिए आपको पता है सॉरी, आपको पता है लेंथ होती है 10 to 12 सेंटीमीटर. ठीक है, विड्थ होती है 5 to 7 सेंटीमीटर. ठीक है, थिकनेस होती है 2 से 3 सेंटीमीटर. ठीक है, एवरेज वेट होता है 120 से 170 ग्राम. ठीक है, तो अब बताइए आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड, 10 to 12 सेंटीमीटर. बेटा ऐसे क्वेश्चंस में यूनिट का ज़रूर ध्यान रखिएगा और डेटा पूछा क्या है और आप समझ क्या रहे हो उस बात का भी ध्यान रखिएगा. आंसर हो गया आपका सेकेंड ऑप्शन. चलिए आइए, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है. ठीक है, तो बताइए क्या होगा. आइए लेबल करते हैं. ए क्या है आपकी? रीनल आर्टरी. अब बी की बात करते हैं. बी क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा रीनल पेल्विस. अब सी की बात करते हैं. ये आपका बताइए कौन सा पार्ट हो गया? सी हो जाएगा आपका यूरेटर. तो आइए ऑप्शन मैच करते हैं. ए इज रीनल आर्टरी. ठीक है, बी रीनल पेल्विस. ठीक है, सी यूरेटर. ठीक है, योर आंसर विल बी थर्ड. बेटा इस साल 2024 में ज़्यादातर सवाल आए हैं मैच द फॉलोइंग फॉर्मेट पे, स्टेटमेंट फॉर्मेट पे
और डायग्राम बेस्ड। और आप देख रहे हैं कि आपका पेपर भी सेम फॉर्मेट, सेम ट्रेंड फॉलो कर रहा है। इसीलिए एनसीईआरटी किसी भी टेबल को ना छोड़े, किसी भी डायग्राम की लेबलिंग या उससे रिलेटेड फैक्ट्स नहीं छोड़ने हैं। ठीक है, चलिए। ठीक है, द हार्मोन सिक्रेटेड बाय जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स इज, जेजी सेल्स द्वारा कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है? आपको पता है जेजी सेल्स एक पेप्टाइड हार्मोन रिलीज करती हैं जिसका नाम क्या है? इराइथ्रोपोइटिन, जो स्टिमुलेट करता है फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, जिस प्रोसेस को कहते हैं इराइथ्रोपोइसिस। तो यानी कि ऑप्शन और आंसर क्या हो गया? थर्ड। योर आंसर इज इराइथ्रोपोइटिन विथ ऑप्शन थर्ड। क्लियर? चलिए आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगेन अ डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। आपके पास डायग्राम है, अब आप बताइए। 4 ऑप्शंस हैं। बेस्ट होता है ऐसे क्वेश्चंस करने का कि सबसे पहले सबको लेबल कर लेते हैं। तो लेबल करते हैं। तो हेयर योर फर्स्ट इज afferent arteriole, first is afferent arteriole, second, third, fourth। डी की बात करें तो पीसीटी, सी की बात करें तो बोमेंस कैप्सूल, और बी की बात करें तो इफरेंट आर्टीरियोल। तो हेयर विद द सीक्वेंस। अब मैच कर लीजिए। ए एफरेंट, बी बोमेंस, गलत। पीसीटी और इफरेंट, पीसीटी और इफरेंट, गलत। बी इफरेंट और सी बोमेंस कैप्सूल, करेक्ट। तो आंसर इज थर्ड ऑप्शन। क्लियर? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगेन अ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। फर्स्ट, अमोनिया इज रेडिली सॉल्युबल इन वाटर एंड एक्सक्रीटेड बाय डिफ्यूजन। बिल्कुल ठीक है ये स्टेटमेंट। नेक्स्ट, अमोनिया इज एक्सक्रीटेड थ्रू गिल सर्फेसेस इन फिशेस। ओके, करेक्ट। Through gill surfaces, ammonia is excreted out as ammonium ion। ये भी बिल्कुल ठीक है। फोर्थ, किडनी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया। अच्छा बताइए, अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म में क्या किडनी कोई रोल प्ले करती है? बिल्कुल नहीं। साफ साफ लिखा है किडनी डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया। यानी कि ये स्टेटमेंट हो गया गलत, और आपको निकालना यही था इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ। तो 163 का आंसर हो गया फोर्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 164। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर यूरिया प्रोडक्शन एंड एक्सक्रीशन इन बॉडी? यूरिया के प्रोडक्शन के लिए और एक्सक्रीशन के लिए बताइए क्या सही है। तो चेक करते हैं। इसमें ऑप्शन है आपके पास अमोनिया और यूरिक एसिड। तो पहले अगर अमोनिया की बात करते हैं तो आपको पता है कि पहले अमोनिया मेटाबॉलिज्म से यूरिया बनाएगा। कहाँ पे? लीवर में। उसके बाद वो रिलीज़ होगा ब्लड में, फिर फिल्टर होगा और एक्सक्रीट होगा बाय किडनी। तो आइए चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ठीक जा रहा है, सेकेंड गलत हो गया। थर्ड की बात करें, अमोनिया कह रहा है किडनी में बनेगा, गलत। यहाँ पे किडनी में रिलीज हो रहा है यूरिया, गलत। यानी कि आपका आंसर क्या हो गया? फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 164, योर ऑप्शन विल बी फर्स्ट। चलिए, टेल द रॉन्ग पेयर, गलत पेयर बताना है विथ रिस्पेक्ट टू द ऑर्गेनिज्म विद देयर एक्सक्रीटरी ऑर्गन। आइए बात करते हैं फर्स्ट ऑप्शन की। बोनी फिशेस अमोनोटेलिक, करेक्ट। aquatic insects
यूरिकोटेलिक, इज इट? नहीं, क्योंकि ये क्या होते हैं? अमोनोटेलिक। बाकी ऑप्शंस अगर चेक करना चाहें तो आप चेक कर सकते हैं। मैमल्स सही है, यूरोटेलिक होते हैं। रेप्टाइल्स आपको पता है यूरिकोटेलिक होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 167। Here we are done with 165. Okay, after 165 we are having 167th question. ठीक है, चलो 167 डिस्कस करते हैं। लास्ट में we will discuss 166. ठीक है, चलो। बोमेंस कैप्सूल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ठीक है, बिल्कुल सही है। DCT एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, अच्छा, आपको पता है एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज DCT करता है या PCT? PCT करता है, ना कि DCT। तो ये भी ऑप्शन गलत मिल गया। हेनलेज लूप में यूरिन कंसंट्रेशन बिल्कुल ठीक है। PCT में सोडियम और पोटेशियम का एब्जॉर्प्शन बिल्कुल सही है। तो गलत आंसर कौन सा हुआ? सेकेंड। निकालना भी क्या था? इनकरेक्ट मैच। तो हेयर इज द आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 168 की बात करते हैं। 4 स्टेटमेंट दिए हैं, आपको नॉट ट्रू वाला स्टेटमेंट निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू ह्यूमन किडनी। फर्स्ट स्टेटमेंट, किडनीज आर रेडिश ब्राउन बीन शेप्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, ईच किडनी ऑफ एन अडल्ट ह्यूमन मेजर्स 10 to 12 centimeter in length, 5 to 7 centimeter in width and 2 to 3 centimeter in thickness। अभी कुछ देर पहले हमने एक क्वेश्चन में ये डायमेंशंस डिस्कस करे, जो बिल्कुल ठीक है, बस यूनिट्स का ध्यान रखिएगा। चलिए, इट हैज़ एन एवरेज वेट ऑफ 120 to 170 मिलीग्राम। मिलीग्राम, बस यहीं फंसते हैं आप। क्या लिखा है? मिली, और होता क्या है? केवल ग्राम। तो गलत आंसर मिल गया ना, विच इज थर्ड। तो थर्ड स्टेटमेंट तो गलत मिल गया। फोर्थ भी चेक कर लें। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम हैव 1 पेयर ऑफ किडनी, बिल्कुल ठीक बात है। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के पास एक पैर होता है किडनी का, वृक्क का। किडनी का हिंदी है वृक्क, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 169 कह रहा है कि ईच नेफ्रॉन इज डिवाइडेड इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। हर नेफ्रॉन के आपको पता है 2 पार्ट्स होते हैं, क्या क्या? ग्लोमेरुलस और रीनल ट्यूब्यूल। तो A एंड D चेक करिए, आंसर क्या हुआ? थर्ड। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 170, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज नॉट इन्वॉल्व ड्यूरिंग ग्लोमेरुलस फिल्टरेशन। इनमें से ग्लोमेरुलस फिल्टरेशन में कौन सी लेयर इन्वॉल्व नहीं होगी? आपको पता है सबसे पहले ग्लोमेरुलस की एंडोथीलियम होगी, फिर बोमेंस कैप्सूल की एपिथीलियम होगी, एपिथीलियल सेल्स होंगे बोमेंस कैप्सूल के, ग्लोमेरुलस की एंडोथीलियम होगी, और इन दोनों लेयर्स के बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी। तो ये 3 तो सही है। पूछ रहा है कि विच इज नॉट इन्वॉल्व, तो नॉट इन्वॉल्व कौन होगा? बचा क्या? हेनलेज लूप। तो आंसर क्या हुआ? फोर्थ। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 171 पोडोसाइट्स आर, ठीक है, बताइए पोडोसाइट्स क्या होते हैं? एपिथीलियल सेल्स हैं ग्लोमेरुलस के, एंडोथीलियल सेल्स हैं ग्लोमेरुलस के, एपिथीलियम या एपिथीलियल सेल्स हैं बोमेंस कैप्सूल के, या एंडोथीलियल सेल्स हैं बोमेंस कैप्सूल के। आपको पता है
कि पोडोसाइट्स बोमेन्स कैप्सूल के एपिथेलियल सेल्स होते हैं जिनका जो अरेंजमेंट होता है वो इंट्रिकेट मैनर में होता है और बीच बीच में वो कुछ स्पेस छोड़ देते हैं जिसको कहते हैं स्लिट पोर्स या फिल्ट्रेशन स्लिट्स। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा इसके साथ? एपिथेलियम ऑफ बोमेन्स कैप्सूल। क्लियर? चलिए माइन्यूट, अच्छा देखिए अभी डिस्कस किया हमने, माइन्यूट स्पेसेस बिटवीन पोडोसाइट आर कॉल्ड, आपको बताया अभी, इंट्रिकेट मैनर में प्रेजेंट होते हैं और बीच बीच में स्पेस छोड़ देते हैं जिन्हें क्या बोला गया है? फिल्ट्रेशन स्लिट्स या स्लिट पोर्स। क्लियर? तो फर्स्ट भी है सेकंड भी है, तो आंसर क्या हो गया? बोथ 1 and 2। एग्जाम में ऐसी गलती नहीं करनी है कि फर्स्ट ऑप्शन सही मिला बाकी ऑप्शन देखे ही नहीं, कि बस फर्स्ट फिल्ट्रेशन स्लिट मिल गया बस ये टिक, बाकी कोई देखा ही नहीं। नहीं, फर्स्ट देखा फिर सेकंड देखा हाँ दोनों सही हैं, थर्ड भी देखना है, चेक तो करना है ना, पता है ये नहीं होगा, वी विल गो विद द फोर्थ ऑप्शन। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 173, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इज डिफाइंड एज, चलिए बताइए, GFR इज डिफाइंड एज क्या होगा? अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय किडनी पर मिनट, एक मिनट में कितना फिल्ट्रेट किडनी बना रही है इज योर GFR, जिसका डेटा आपको पता है 125 ml पर मिनट। ठीक है, चलिए अरे वाह, अगला क्वेश्चन आ गया भाई। GFR इन अ हेल्दी ह्यूमन इज, अब मुझे पता है बच्चे बिल्कुल भोले मासूम नादान बच्चे तुरंत पढ़ेंगे क्वेश्चन और उन्हें तो बस 125 याद है, यूनिट से क्या लेना देना। NCERT में तो 125 लिखा है, हमने पढ़ लिया 125 और लर्न कर लिया 125। जी नहीं, 125 क्या पर मिनट, क्या ये ऑप्शन कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। यहाँ ml पर सेकेंड है, यहाँ डेका लीटर पर मिनट है, डेका लीटर पर आर है, लीटर पर मिनट है, यानी कि इनमें से कोई ऑप्शन इसके साथ तो जा नहीं रहा है। पर आपके पास अभी भी चांस है, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। लीटर में चेंज करके चेक करते हैं ज़रा इस ml को, तो आपको पता है 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 ml। हमें ml से लीटर में जाना है तो हम डिवाइड करेंगे, तो 125 डिवाइडेड बाय 1000 यानी कि 0.125 लीटर पर मिनट। ठीक है, सिर्फ लीटर चेंज किया है, मिनट नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ, तो 174 का फोर्थ। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 175, PCT इज लाइंड बाय विच टाइप ऑफ सेल्स, PCT किस टाइप ऑफ सेल्स की बनी होती है? आपको पता है प्रॉक्सिमल कॉन्वेक्स ट्यूब्यूल में सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियल सेल्स होती हैं टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर रीएब्जॉर्प्शन। और आपको ये भी पता है कि PCT में नियरली सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट का रीएब्जॉर्प्शन होता है, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है, और अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था वाटर के साथ ज़्यादातर इलेक्ट्रोलाइट 70 से 80% का भी रीएब्जॉर्प्शन PCT में होता है। तो आंसर क्या होगा? फर्स्ट, बिना कंफ्यूजन के, डायरेक्ट फ्रॉम NCERT। चलिए ठीक है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, चलिए बताइए डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का परमिएबल या इम्परमिएबल कैसा टर्म होता है? तो आपको पता है डिसेंडिंग की बात कर रहा है, डिसेंडिंग में वाटर के लिए परमिएबल और इलेक्ट्रोलाइट के लिए
इम्पर्मिएबल। तो क्या होगा ऑप्शन, आइए देखें। परमिएबल टू वाटर सही है, इम्पर्मिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट सही है, इम्पर्मिएबल टू वाटर गलत है, परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट बिल्कुल गलत है। तो ट्रू स्टेटमेंट क्या क्या हो गए, ए और बी, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। तो योर आंसर विल बी फर्स्ट। क्लियर? चलिए अच्छा लीजिए अगला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे असेंडिंग लिम्ब पूछ लिया। तो आपको पता है अगर हम बात करें असेंडिंग की तो ये परमिएबल होंगे इलेक्ट्रोलाइट के लिए और इम्पर्मिएबल होंगे वाटर के लिए। तो देखें, परमिएबल टू वाटर गलत है, इम्पर्मिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट गलत, परमिएबल टू इम्पर्मिएबल टू वाटर सही है, परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट सही है। मतलब सही स्टेटमेंट्स क्या क्या मिले, सी और डी। मतलब विच ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन। तो आंसर क्या हो गया, सेकेंड। ठीक है, चलिए। इन द असेंडिंग लूप इलेक्ट्रोलाइट्स आर ट्रांसपोर्टेड। आपको पता है असेंडिंग लूप मतलब कि इम्पर्मिएबल टू वाटर, परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट। तो इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट्स का ट्रांसपोर्ट होगा वो एक्टिवली भी हो सकता है और पैसिवली भी, यानी कि योर ऑप्शन विल बी थर्ड, एक्टिवली और पैसिवली, और एक्टिव और ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is correct sequence of process involved in urine formation? यूरिन फॉर्मेशन के 3 मेन बेसिक प्रोसेस होते हैं। पहला ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, फिर रीएब्जॉर्प्शन, फिर सिक्रीशन, यानी कि क्या आंसर हो गया, सेकेंड। The osmolarity in cortex and inner medullary interstitial space is। पहले तो सही तरीके से आप जब कभी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें सारी यूनिट्स देख लें। हाँ, यूनिट सम ठीक है। अब बताइए, जो भी आंसर होगा उसकी यूनिट ज़रूर चेक करनी है। कॉर्टेक्स रीजन में कितना होता है, 300 ओस्मोल पर लीटर, और इनर मेडुलरी रीजन में 1200 ऑस्मोल पर लीटर। तो चेक करें, 300 और 1200 है, वी गो विथ सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 181। कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर टेक्स प्लेस इन दिस सेगमेंट। इनमें से किस सेगमेंट में सोडियम और वाटर का कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होता है, बहुत पूछा जाने वाला सवाल। डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, तो 181 का थर्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 182। वैसोप्रेसिन इज रिलीज्ड बाय आफ्टर स्टिमुलेशन ऑफ वैसोप्रेसिन एंटी डायूरेटिक हार्मोन। आपको पता है जैसे ही लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड बढ़ता है वो सिग्नल देता है हाइपोथैलेमस को कि वो न्यूरो हाइपोफाइसिस से रिलीज़ करे ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, यानी कि वैसोप्रेसिन। तो वैसोप्रेसिन इज रिलीज्ड बाय न्यूरो हाइपोफाइसिस, और फिर वो उसको सिग्नल कहाँ से मिलता है, उसका स्टिमुलेशन किधर से, हाइपोथैलेमस। तो योर आंसर विल बी फर्स्ट, हाइपोथैलेमस और न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एंजियोटेंसिन, ठीक है, एंजियोटेंसिन की बात कर रहे हैं। आपको पता है एंजियोटेंसिन एक वैसोकंस्ट्रिक्टर है, राइट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को बढ़ाता है, ठीक है। ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज करता है। तो चेक करते हैं, डिक्रीज गलत, इंक्रीज GPP सही, डिक्रीज GFR गलत, इंक्रीज GFR सही है, वैसोकंस्ट्रिक्शन सही है, डायलेटर नहीं है, कॉन्स्ट्रिक्टर है। तो सही स्टेटमेंट्स हैं आपके BDE थर्ड,
योर आंसर विल बी थर्ड। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 184, एल्डोस्टेरॉन कॉजेस। एल्डोस्टेरॉन इनमें से क्या कॉज करता है? ठीक है, पहला रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन, ठीक है, रीएब्जॉर्प्शन होता है सोडियम का, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ये भी ठीक है। फिर इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर एंड जीएफआर, ब्लड प्रेशर का इंक्रीज और जीएफआर का इंक्रीज दोनों करेगा ये, इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर भी और जीएफआर भी, जी। लेकिन अब आपको पता है कि ये जीएफआर इंक्रीज करेगा ना कि डिक्रीज, तो फोर्थ स्टेटमेंट तो ऐसे ही गलत हो गया, तो आंसर क्या होगा? थर्ड। क्लियर? चलिए, विच मैकेनिज्म एक्ट्स एज अ चेक फॉर एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर? ANF पे चेक मैकेनिज्म, एनसीईआरटी की लाइन डायरेक्टली, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 186, करेक्ट सीक्वेंस बताना है यूरिन का फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर। देखिए सबसे पहले आपको पता है यूरिनरी ब्लैडर फिल्ड होंगे यूरिन से और फिर ब्लैडर स्ट्रेच होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो वॉल पे स्ट्रेच रिसेप्टर्स होंगे वो सिग्नल देंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, ठीक है। उसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम मोटर सिग्नल्स या मोटर मैसेज पास करेगा, ये बात भी ठीक है, जिससे कि जो स्मूथ मसल्स होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। फिर जो यूरेथ्रल स्फिंक्टर होगा वो रिलैक्स हो जाएगा एंड यूरिन विल बी रिलीज्ड। तो योर ऑप्शन विल बी लाइक C, B, A, D, E। मिला लीजिए, थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लाइकोसूरिया एंड कीटोसूरिया आर इंडिकेटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज? ग्लाइकोसूरिया आपको पता है प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन, कीटोसूरिया आपको पता है प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडीज इन यूरिन। दोनों ही इंडिकेटिव हैं किस डिजीज के? डायबिटीज मेलाइटिस, राइट, ये इंडिकेटर है मेलाइटिस। क्या ऑप्शन में दिख रहा है? नहीं, तो ये होगा डिजीज, ऑप्शन में है नहीं, तो क्या ऑप्शन आपका फेवरेट? नन ऑफ दीज। दो ही ऑप्शन फेवरेट है, नन ऑफ दीज या ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज दिख जाए तो वही आंसर, नन ऑफ दीज दिख जाए तो वही आंसर, है कि नहीं? चलो आओ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। स्वेट डज नॉट कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग? ठीक है, स्वेट का कॉम्पोजिशन क्या है? आपको पता है स्वेट कंसिस्ट ऑफ NaCl, यूरिया होगा स्मॉल अमाउंट में और लैक्टिक एसिड, ये है स्वेट का कॉम्पोजिशन। अब बताइए क्या जा रहा है इसके साथ? ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, क्या नहीं जा रहा? कीटोन बॉडी। आंसर क्या हो गया? फोर्थ। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हीमोडायलिसिस में डायलाइजिंग फ्लूइड सेलोफेन ट्यूब का कॉम्पोजिशन बिल्कुल सेम होता है किसकी तरह? प्लाज्मा। और उसमें क्या नहीं होता? नाइट्रोजनस वेस्ट, यानी कि क्या आंसर हो जाएगा? थर्ड। चलिए, इन रीनल कैल्कुलाई इनसॉल्युबल मास या स्टोन्स होते हैं किस सॉल्ट के क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में? आपको पता है वो सॉल्ट कौन सा होता है? डायरेक्ट फ्रॉम NCERT, डिसऑर्डर्स, डिजीजेस। अच्छा, डिसऑर्डर्स और डिजीज से सवाल बनना ही बनना है, आना ही आना है, ठीक है। चलो अच्छा,
एक बढ़िया क्वेश्चन, तड़कता भड़कता सवाल, क्वेश्चन नंबर 191। नेट प्रेशर पूछा है, नेट प्रेशर ग्रेडियंट कब? फ्लूइड को फिल्टर करने के लिए ग्लोमेरुलाई से कैप्सूल में, यानी कि वो इफेक्टिव प्रेशर, वो नेट प्रेशर पूछ रहा है जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को प्रमोट करेगा। ठीक है, तो आपको पता है जो ग्लोमेरुलर प्रेशर होता है वो दो होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ठीक है, एक होगा ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव आपके पास होगा ब्लड कैपिलरी ऑस्मोटिक प्रेशर, और क्या होगा कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब जो आपके पास फॉर्मूला बनता है वो ये बनता है कि नेट हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कितना होता है, GHP माइनस BCOP प्लस CHP। इसे कंसिडर किया 60 mmHg, इसे कंसिडर किया 32, 18, तो जवाब क्या हो गया 60 माइनस 50 यानी कि 10 mm ऑफ Hg। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द pH ऑफ ह्यूमन यूरिन इज अप्रॉक्सीमेटली, ह्यूमन यूरिन का pH which is slightly acidic, 6, option number 3rd। which of the following is not correctly matched? ठीक है, माल्फीजियन ट्यूब्यूल्स, इंसेक्ट्स सही है, प्रोटोनेफ्रीडिया, एम्फिऑक्सिस सही है, एंटीनल ग्लैंड्स, रोटिफर्स गलत, बिल्कुल गलत, क्योंकि एंटीनल ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड अभी हमने डिस्कस किया था शायद फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में ही कि ये ग्रीन ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं क्रस्टेशियंस में, जैसे कि प्रॉन्स, क्रैब्स, लॉबस्टर्स, श्रिम्प्स, इनमें। वही रोटिफर की अगर बात करते हैं तो रोटिफर्स के पास होता है प्रोटोनेफ्रीडिया या फ्लेम सेल्स, तो ये हो गया गलत, नॉट करेक्ट स्टेटमेंट निकालना था, मैच निकालना था, तो वो हो गया 3rd। नेफ्रीडिया अर्थवॉर्म बिल्कुल ठीक है। चलिए मैच दी फॉलोइंग इन गिवन कॉलम A एंड B। ठीक है, मैच करना है कॉलम A और B। चलिए मैच करते हैं। ग्लाइकोसूरिया आपको पता है ग्लूकोज का प्रेजेंस यूरिन में, रीनल कैल्कुलाई आपको पता है क्रिस्टल का मास या सॉल्ट्स का इनसॉल्युबल मास का एग्रीगेशन किस में होगा, रीनल कैल्कुलाई में, ऑक्सलेट्स का। ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, जहाँ भी आइटिस आए याद रखिएगा इन्फ्लामेशन, तो ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई। गाउट, गाउट में क्या होता है यूरिक एसिड जॉइंट में आके एक्यूमुलेट हो जाते हैं, तो हेयर वी गो विथ A का 4th, B का 3rd, C का 2nd एंड D का 1st। 4th 3rd 2nd 1st, 4th 3rd 2nd 1st, 3rd ऑप्शन। ठीक है, चलिए we can produce concentrated or diluted urine. This is facilitated by special mechanism. Identify the mechanism. वो mechanism, वो सबसे महत्वपूर्ण mechanism बताइए। जी हाँ, काउंटर करंट mechanism, जो कि हेनले लूप या वासा रेक्टा में प्रोसेस होगा। Which one of the following option gives the correct categorization of animals according to the type of nitrogenous waste they given out? चेक करिए। अमोनोटेलिक, यूरिकोटेलिक, यूरिकोटेलिक, हाँ, इन तीनों टाइप ऑफ एक्सक्रीशन के साथ आपको इनके एग्जाम्पल सही सही याद होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो जब आपने पेपर सॉल्व किया होगा तो हर एक क्वेश्चन देखे होंगे। पहला ऑप्शन तो ह्यूमन देख के ही काट दिया होगा, है कि नहीं, पिजन देख के काट दिया होगा। दूसरा ऑप्शन फ्रॉग देख के काट दिया, लिजर्ड देख के काट दिया। तीसरा
जब चेक किया एक्वाटिक एनिमल्स, हाँ कुछ तो ठीक लग रहा है, एक्वाटिक एनिमल्स मोनोटेलिक हो सकते हैं। फिर एम्फीबियंस या टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस और मैमल्स यूरियोटेलिक, हाँ ये भी ठीक लग रहा है। फिर बर्ड्स, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स यूरिकोटेलिक, ये भी ठीक लग रहा है, तीनों ही सही है। मतलब here we will go with the third option। चलिए नेक्स्ट लीजिए एक और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 196, डायग्राम दिया है, वापस हम वही करेंगे, सबके लेबलिंग। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ए क्या है, यूरेटर। फिर बी, हेयर इज योर बी लेफ्ट, ये हो गया आपका इंफीरियर वेना कावा। देन सी, ये लिखा तो नहीं होगा, चलिए सी की बात करते हैं। सी हो जाएगा आपका डॉर्सल aorta। D will be your urethra and E is this portion, okay, this will be pelvis। तो मैच करते हैं यूरेटर, इंफीरियर वेना कावा, डॉर्सल aorta, यूरेथ्रा, पेल्विस, थर्ड ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लेबलिंग करते हैं। चलिए हाँ, तो सबसे पहले ये हो गई एफरेंट आर्टेरियोल। उसके बाद बी की बात करें तो बी हो गया आपका पीसीटी। सी आपका असेंडिंग डिसेंडिंग लिम्ब, हेनलेज लूप। फिर डी किधर है, ये रहा, डी हो गया आपका डीसीटी। उसके बाद ई, हाँ हेयर इज योर ई विच इज कलेक्टिंग डक्ट। एफ हो गया आपका वासा रेक्टम। चलिए मैच करते हैं एफरेंट आर्टेरियोल, सबसे अलग, ठीक है, सी मैच कर लेते हैं। सी है आपका हेनलेज लूप। एफरेंट है, लीजिए ऑप्शन हो गया फर्स्ट, सो योर आंसर विल बी फर्स्ट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 198, अगेन अ लेबलिंग। चलिए लेबल करते हैं। सबसे पहले ए, ये हो गया आपका कैलिक्स। उसके बाद बी, ये आपका कॉर्टेक्स है, कॉर्टिकल रीजन, कॉर्टेक्स। उसके बाद सी, इनके बीच का एरिया क्या होता है, रीनल कॉलम। अब डी की बात करते हैं। डी क्या होगा, यूरेटर। चलिए मैच करिए, कैलिक्स, कॉर्टेक्स, रीनल कॉलम एंड यूरेटर। ये तो गलत हो गया, सेकंड आएगा। यस, योर आंसर विल बी सेकंड फॉर क्वेश्चन नंबर 198। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 199। मैच दी फॉलोइंग है, ठीक है। चलिए पीसीटी 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट का रीएब्जॉर्प्शन। फिर डिस्टल कॉन्ड्रेट ट्यूब्यूल में क्या होगा, आयनिक बैलेंस। लूप ऑफ हेनले क्या करेगा, यूरिन कंसंट्रेशन। काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या करता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मेंटेनेंस। रीनल कॉर्पसल, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। मैच कर लीजिए, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट, डी का फिफ्थ, ई का सेकेंड। योर आंसर विल बी फर्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 199 के बाद 200। Which one of the following statement in regard to the excretion by the human kidney is correct? ठीक है, पहला statement, descending limb of Henle, loop of Henle is impermeable to water. No, it is impermeable to
इलेक्ट्रोलाइट अभी हमने डिस्कस किया था। डिस्टल कॉर्नर ट्यूब्यूल इज़ इनकैपेबल ऑफ रीएब्जॉर्बिंग Na+ आयंस। नहीं, DCT में तो रीएब्जॉर्प्शन होता है Na+ आयंस का, तो ये भी गलत हो गया। नियरली 99% ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज रीएब्जॉर्ब्ड बाय रीनल ट्यूब्यूल्स। बिल्कुल ठीक है। Ascending limb of loop of Henle is impermeable to electrolyte. अच्छा, ascending is impermeable to electrolyte. नहीं, it is impermeable to water. तो ये भी गलत हो गया। तो आंसर क्या जाएगा? थर्ड। ठीक है। सो बेटा, here we are done with your discussion for your this foundation test. ठीक है। आई होप आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा, आपने बहुत अच्छे से हर क्वेश्चन किया होगा। जो गलतियाँ हुई होंगी उन्हें मिस्टेक नोटबुक्स पे ज़रूर करिएगा। साथ में जो आपका एक क्वेश्चन रह गया था, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 166, वो 192 के बाद ऑलरेडी था, तो आप उसका डिस्कशन थोड़ा बाद में देखेंगे, बट वो ऑलरेडी अवेलेबल है, तो उसके लिए परेशान मत होइएगा। सारे डिस्कशंस आर ऑलरेडी डन, और पढ़ते रहिए, नेक्स्ट टेस्ट की प्रिपरेशन करिए, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, एंड लाइक दिस वीडियो। ठीक है, चलिए बाय।